अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन। लास्ट टाइम हम प्लांट्स को देख चुके हैं, अब हम ह्यूमंस को देख रहे हैं। तो इंसान के जिस्म को समझना दरअसल ख़ुद अपनी लाइफ को समझने के बराबर है। तो इस टॉपिक का पर्पज़ ये है कि आपको ये पता चले कि हमारे जिस्म के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो इंडिविजुअली भी कितने इंपॉर्टेंट है और मिलकर किस तरह एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। तो इसको पढ़कर आप अपनी हेल्थ को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और बायोलॉजी की जो कोर कॉन्सेप्ट हैं वो भी इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि जो वेरियस ऑर्गन्स हैं आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी ईच विद स्पेसिफिक फंक्शन। तो इंसान के जिस्म में डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और ये ऑर्गन का एक विद स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि और हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक काम होता है। मतलब ये कि जिस्म का कोई भी ऑर्गन बिला वजह नहीं बनाया गया। हर ऑर्गन का अपनी जगह पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो ऑर्गन क्या है? वो हिस्सा जो टिश्यू से मिलकर बना होता है और फिर कोई ख़ास फंक्शन सर अंजाम दे रहा होता है। तो हेयर आर ए फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। यहाँ हम इंसान के चंद सबसे कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स का जिक्र कर रहे हैं। तो इंसान के जिस्म में बहुत से ऑर्गन हैं, लेकिन हम इनमें से सिर्फ बुनियादी और ज़रूरी का वो कह रहा है कि हम स्टडी करेंगे। दी हार्ट सबसे पहले आ जाता है हार्ट। दी हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप किसको ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि जो दिल है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक इजलाती, मस्कुलर कहते हैं इजलाती को। तो ताकि जो स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि मैं इसको पहले उर्दू में करता हूँ फिर उसको मैं समझाता हूँ। उर्दू ज़बान में ही सारा लेक्चर होता है। तो उर्दू जो जिन्होंने उर्दू मीडियम रखा हुआ है तो उनको भी ये शेयर करें, उनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जो दिल की अहमियत है वो ये है कि अगर दिल एक लम्हा के लिए भी रुके तो पूरे जो जिस्म को ज़िंदगी है जो मिल रही होती है वो भी रुक जाएगी। यानी ये मुसलसल खून को धड़कन के साथ साथ जो है वो पूरे जिस्म तक पहुंचा रहा होता है। तो मस्कुलर ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन जो मसल से बना होता है। तो पंप ब्लड यानी कि खून को एक प्रेशर के साथ आगे भेज रहा होता है। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स। यानी ये दिल इम्पोर्टेंट है, यानी कि एसेंशियल है, ज़रूरी है, ताकि खून के ज़रिए जो सेल्स तक हैं वो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंच सके एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो फालतू मादे हैं वो बाहर निकल सके। यानी सेल्स ज़िंदा रहने के लिए खुराक और ऑक्सीजन मांगते हैं और जो दिल खून के ज़रिए इन्हें दे रहा होता है। और इसी तरह दिल जो है वो जिस्म का जो कचरा होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको भी ब्लड के ज़रिए बाहर निकालने में हेल्प कर रहा होता है। तो अब सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड ऑर्गन है लंग्स। तो लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। यानी फेफड़े जो हैं वो सांस लेने के ज़िम्मेदार होते हैं। यानी इंसान जब सांस लेता है तो फेफड़े ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये अमल ज़िंदगी के लिए बुनियादी है। तो इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट। तो फेफड़े जो हैं या जो लंग्स जो हैं वो जिस्म और माहौल के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो तबादला हो रहा होता है उसको पॉसिबल बनाते हैं। यानी जब हम सांस लेते हैं तो जो बाहर की हवा है उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, ये पूरा अमल जो है वो फेफड़ों की वजह से होता है। तो द ब्रेन इज़ कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो जिस्म को कंट्रोल करता है, यानी कि कंट्रोल सेंटर है। यानी जिस्म का सारा निज़ाम दिमाग के हुक्म के मुताबिक चलता है। यानी दिल की धड़कन, सांस, हरकत, ये सब दिमाग के कंट्रोल में। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग अदर ऑर्गन। थिंकिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, यानी ये दूसरे अज़ा के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, हम आहंगी पैदा करता है, सोचने में, फैसला करने का ये ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। यानी दिमाग सिर्फ जिस्मानी फ़ाल ही नहीं है बल्कि हमारी अकल, हमारी सोच और फैसलों को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि मुख्तलिफ़ हिस्सों का एक साथ मिलकर जो काम करने के काबिल बनाना जिस्म को। तो यानी कि मुख्तलिफ़ हिस्सों को एक साथ मिलकर काम करने के काबिल बनाना। तो अब इसके बाद हम देखते हैं लिवर। तो द लिवर परफॉर्म्स मैनी वाइटल फंक्शन इंक्लूडिंग फिल्टरिंग ब्लड, उसके बाद प्रोड्यूसिंग बाइल एंड स्टोरिंग ग्लूकोज। तो जिगर जो है वो भी कई इंपॉर्टेंट काम करता है, जिनमें वो खून को साफ़ कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसिंग बाइल बना रहा होता है, और स्टोरिंग ग्लूकोज, और ग्लूकोज को क्या कर रहा होता है? स्टोर कर रहा होता है, ज़ख़ीरा कर रहा होता है।
तो जिगर एक ऐसी फैक्ट्री है, आप समझ लें, जो एक साथ कई प्रोसेस हैंडल कर रहा होता है। यानी ये खून को टॉक्सिन से पाक कर रहा होता है और फिर बाइल बनाकर हाजमे में, बाइल जो है वो लीवर हाजमे यानी कि स्टमक में जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, और फिर खुराक से हासिल होने वाली ग्लूकोज को उसको एनर्जी के लिए ज़ख़ीरा कर रहा होता है। तो बाइल जो है ना वो एक फ्लूइड है सब्ज़ कलर का, आप रस कह लें, जो फैट्स वगैरह को हज़म करने में हेल्प करते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो आप समझ लें कि एक एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं किडनीज। तो द किडनी आर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। यानी कि जो गुर्दे हैं, जो किडनीज हैं, ये खून से फालतू मादे वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर करते हैं और पेशाब बनाते हैं, प्रोड्यूसिंग यूरिन। यानी गुर्दे जो हैं वो जिस्म के नेचुरल फिल्टर्स हैं। ये जिस्म के अंदर मौजूद जहरीले मादे जो हैं उनको निकालते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो हेल्थी रहे। तो यूरिन वो लिक्विड वेस्ट है जो जिस्म से बाहर निकाला जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं स्टमक। तो द स्टमक इज़ मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि एक मस्कुलर ऑर्गन है दैट ब्रेक्स डाउन फूड यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, जो खुराक को डाइजेस्टिव एंजाइम के ज़रिए तोड़ता है। यानी जो हमारा स्टमक है वो खाई गई खुराक को मैश करता है और एंजाइम डालकर इसे छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो बदलता है ताकि इंटेस्टाइन इसे ईज़िली अब्जॉर्ब कर सकें। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो ख़ास किस्म के, अब समझने के प्रोटीन्स हैं जो खुराक को तोड़कर आसानी जो है वो शक्ल में बदलते हैं, ताकि जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ताकि जो हमारी इंटेस्टाइन हो वो इजीली इसको अब्जॉर्ब कर सके। तो इसके बाद आ जाता है इंटेस्टाइन। तो द इंटेस्टाइन आर लॉन्ग ट्यूबुलर ऑर्गन्स दैट डाइजेस्ट फूड एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। यानी जो हमारी आंतें हैं वो ट्यूबुलर अज़ा हैं, ट्यूबुलर ऑर्गन हैं जो खुराक को हज़म करती हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह को अब्जॉर्ब करती हैं। यानी जो खुराक है, जो फूड है, वो स्टमक में तोड़ने के बाद इंटेस्टाइन में जाती है, जहाँ न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में अब्जॉर्ब किया जाता है ताकि फिर ब्लड से वो पूरे बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता भी दिया कि जो खुराक के वो अज्जा होते हैं जो जिस्म को चाहिए होते हैं, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो जैसे वाइटामिन हो गया, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है एक अलग से, हम इसमें भी इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि पंक्रियाज। तो पंक्रियाज जो है वो प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। पंक्रियाज कहते हैं लबलबा को, उर्दू में अगर हम इसको देखें ना, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है। इट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, ये हार्मोन्स भी बनाता है, साथ ही इंसुलिन और ग्लूकोज, यानी दोहरा काम करता है। ये जो हमारा पंक्रियाज है जिसको हम उर्दू में लबलबा कहते हैं, ये दोहरा काम करता है। एक तरफ एंजाइम बनाकर डाइजेशन में हेल्प करता है और फिर दूसरी तरफ हार्मोन बनाकर खून के अंदर, ब्लड के अंदर ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर जाता है, जैसे इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन वो हार्मोन जो ब्लड शुगर को कम करता है, और फिर ग्लूकागोन भी एक हार्मोन है इसका अल्टरनेट, जो हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर शुगर को बढ़ा रहा होता है। तो अब हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वो भी देख लेते हैं साथ। तो यहाँ पर क्या बन सकता है कि डिफाइन हार्ट, राइट ऑन इट्स फंक्शन, ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लंग्स इन ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज। तो इसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन ब्रेन, ठीक है, हाउ डज इट एक्ट्स एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। और फिर इसके बाद राइट फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है, व्हाट आर किडनी, डिस्क्राइब देयर रोल इन एक्सक्रीशन, क्योंकि किडनी का रोल ही एक्सक्रीशन में है। तो डिफाइन स्टमक एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन डाइजेशन, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट आर इंटेस्टाइन्स, ठीक है, हाउ डू दे हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद अगर हम देखें तो व्हाट इज़ पंक्रियाज। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्टमक एज एन ऑर्गन। तो स्टमक इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कह रहा है कि जो स्टमक है वो हाजमे के निज़ाम का एक अहम ऑर्गन है, यानी हमारा जो खाना हज़म होता है इसमें जो स्टमक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्शियल डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। ये प्रोटीन के जो पार्शियल डाइजेशन है उसका भी जिम्मेदार होता है, यानी जो प्रोटीन, जो गोश्त हम या दालें या अंडे वगैरह जिन जिन चीज़ों में प्रोटीन है वो हम ले रहे होते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर नहीं बल्कि कुछ जो उसकी डाइजेशन का प्रोसेस है ना वो स्टमक में हो रहा होता है। तो इट इज़ आल्सो स्टोर द फूड। तो ये खाने को ज़ख़ीरा भी कर रहा होता है, ज़ाहिर है वो एक बैग की तरह है। तो जब हम खाना खाते हैं तो स्टमक इसको कुछ वक्त के लिए अपने अंदर रखता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये डाइजेशन इसका प्रोसेस हो सके।
तो इट इज़ कम्पोज ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज़। तो ये कह रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो फॉलोइंग टिश्यूज़ से बना हुआ है। हम देखते हैं इसको वन बाय वन। तो यानी कि कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं बेसिकली वो हमें समझाना चाह रहा है। तो फर्स्ट वन एपिथेलियल टिश्यू। तो द इनर वाल इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कह रहा है कि जो स्टमक की अंदरूनी दीवार है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। यानी स्टमक की जो अंदर वाली तह है वो इसी ख़ास टिश्यू पर मुश्तमिल होती है। तो इट इज़ ग्लैंडुलर इन नेचर एंड सिक्रीट्स म्यूकस। तो ये जो ग्लैंडुलर किस्म की एक होती है और म्यूकस खारिज कर रही होती है। मतलब इसमें जो ग्लैंड है जो हार्मोन या म्यूकस वगैरह जो रिलीज कर रही होती है, एक गाढ़ा सा मादा जिसे म्यूकस कहते हैं वो बनाता है। तो द म्यूकस लाइन्स द इनर वॉल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एसिड। ये जो म्यूकस होता है ये जो अंदरूनी दीवार होती है उस पर एक तह बना देता है ताकि जो एसिड से उसको बचाया जा सके। देखें इतना वो ख़तरनाक एसिड होता है ना HCl जो स्टमक में होता है। अगर ये इसको अंदरूनी यानी कि स्टमक पर दीवार ना बनाए म्यूकस, ये तो ये अल्सर काज कर सकता है, मतलब मैदे की दीवारों में ये ज़ख्म कर सकता है HCl जो है। तो इसलिए म्यूकस जो है अल्लाह ताला ने स्टमक के लेयर बना दिया ताकि HCl जो है वो फूड को डाइजेस्ट करें। आप अंदाज़ा लगाए ना कि कितना जहरीला एसिड है जो कि फूड को डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि फूड को ज़रा ज़रा कर देता है। तो लेकिन अगर ये लेयर ना होती स्टमक के अराउंड तो ये स्टमक की दीवारों को भी तो ये नुकसान पहुंचा सकता था ना। तो अगर म्यूकस ना होता तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो तेज़ाब जो है वो HCl जो है वो स्टमक को कितना नुकसान पहुंचाता। तो दिस टिश्यू आल्सो सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस दैट कंटेन्स एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम जी? पेप्सिनोजन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। यानी ये टिश्यू जो है वो गैस्ट्रिक जूस भी खारिज करता है जिसमें पेप्सिनोजन एंजाइम होता है। किसको हजम करने के लिए? प्रोटीन को हजम करने के लिए। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर एक्टिवेटिंग पेप्सिनोजन टू पेप्सिन एंजाइम। कह रहा है कि यानी कि और इसके अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए पेप्सिन एंजाइम में बदलता है। यानी ये टिश्यू जो है वो ना सिर्फ म्यूकस बल्कि गैस्ट्रिक जूस भी बनाता है और गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजिन, लेकिन ये इनएक्टिव होता है। इसको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एक्टिव करता है और फिर ये पेप्सिन एंजाइम बनकर जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो इट लाइज बिनेथ एपिथेलियल टिश्यू। ये कह रहा है कि ये एपिथेलियल टिश्यू के जो है वो नीचे होता है। तो मतलब अंदरूनी दीवार के बाद जो दूसरी तह आती है वो कनेक्टिव टिश्यू की आती है। तो इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड कंटेन्स ब्लड वेजल्स नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। तो ये जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी करता है और इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं, असाब जिन्हें कहते हैं उर्दू में, और लिम्फेटिक्स यानी कि लिम्फियाती निज़ाम भी होता है। यानी ये टिश्यू स्टमक को मजबूती देता है। इसमें ब्लड की सप्लाई होती है, नर्वस सिस्टम के लिए असाब है यानी कि जो नर्व्स हैं और लिम्फ ले जाने वाले हिस्से भी मौजूद होते हैं। तो अब हम साथ ये भी देख लेते हैं कि मसल टिश्यूज़ जो हैं, देर आर 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल, द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, द मिडल सर्कुलर लेयर एंड इनर ओब्लिक लेयर। यानी कह रहा है कि स्टमक के अंदर भी 3 तहें यानी स्टमक मसल्स की होती हैं। एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है और एक मिडल जो सर्कुलर लेयर है और एक इनर जो ओब्लिक लेयर है। यानी ये 3 लेयर्स ऐसे हैं जैसे 3 जालीदार कपड़े आप समझ लें एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ये सब स्टमक को मुख्तलिफ डायरेक्शन में हरकत देने के लिए बनी होती है ताकि खाना जो है उसको जब मूवमेंट मिले तो अच्छी तरह वो मिक्स हो जाए। तो वो मसल जो खुद कार तरीके से काम करते हैं, हमारी मर्ज़ी के बगैर करते हैं, ये मसल जो है वो उसमें आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेयर यानी कि ये लंबाई में फैली हुई मसल होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लॉन्ग यानी कि लंबाई में, और सर्कुलर लेयर मसल जो है वो गोल दायरे की तरह मसल होते हैं। और फिर ओब्लिक लेयर जो होती है वो आप कह लेंगे स्लैंटिंग मसल होते हैं जो तिरछी तरह के होते हैं। तो दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मिक्स फूड विद द गैस्ट्रिक जूस। ये मसल जो है वो सिकुड़ते हैं और फिर फैलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं ताकि जो खाने को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर जो है ना वो उनके साथ हम मिक्स कर सकें। यानी जैसे हम हाथ से खाने को चम्मच के साथ मिक्स करते हैं ना, वैसे ही स्टमक के मसल जो होते हैं वो खाने को गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छी तरह से गोल कर नरम कर देती है। तो आउटर कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर दैट इनसर्कल द स्टमक एंड सपोर्ट्स इट। यानी ये सबसे बाहर वाली लेयर है जो मैदे को इनसर्कल करती है, घेरती है
एंड सपोर्ट इट, और इसे सपोर्ट देते हैं। यानी ये कह रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे घर के बाहर सीमेंट या वाल बनी होती है, ताकि सारा जो स्ट्रक्चर है घर का वो मजबूती से खड़ा रहे। तो आउटर कनेक्टिव टिश्यू स्टमक को इसी तरह हिफाजत और सहारा दे रही होती है। तो आउटर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो स्टमक की बाउंड्री जो इसे मजबूत और महफूज बना रही होती है। तो अब हम इसके भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं कि डिफाइंड स्टमक एज एन आर्गन, ठीक है, राइट इट्स फंक्शन। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द डिफरेंशिएट डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ स्टमक, ठीक है, कौन कौन से हमने पढ़े, और एक्सप्लेन इट्स रोल, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जैसे। तो इसके बाद हम देखते हैं हाउ डू मसल लेयर ऑफ स्टमक हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो है वो ये हम डायग्राम को देखते हैं। तो स्टमक किन किन टिश्यू से मिलकर बनता है, ठीक है, और हर टिश्यू का क्या काम है। दाएं तरफ एक पूरा स्टमक दिखाया गया है, और फिर बाएं तरफ एक कट सेक्शन है, ठीक है, जिसमें तय व तय टिश्यूज जो है नज़र आ रहे हैं। अब हम अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो तस्वीर के अंदरूनी खोखले हिस्से जिन्हें लेमन लाइट करें, तो सबसे अंदर जो तय है इसे एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। यानी ये मैदे की अंदरूनी लाइनिंग है। इसका काम यह है कि ये प्रोटेक्शन करता है, यानी ये एक म्यूकस चिकनी तय बनाता है जो मैदे की दीवार को तेज़ाब से बचाती है, वरना यहाँ पर तो अल्सर यानी कि ज़ख्म वगैरह हो जाए, ठीक है। ये प्रोटेक्शन करता है एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके बाद ये सिक्रीशन भी कर रहा होता है। ये गैस्ट्रिक जूस बनाती है, ठीक है, जिसमें तेज़ाब, ACL, ठीक है, और एंजाइम्स होते हैं। तेज़ाब जो है वो क्या करता है, जिसमें ACL जैसे ये जरासीम को मारता है, और एंजाइम जो है वो प्रोटीन तोड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद है आपको गाठियाँ, यानी कि आपको अंदर छोटे छोटे गहरे सुराख यानी कि गैस्ट्रिक पिट्स नज़र आएंगे। इनके अंदर ये रस होते हैं। तो इसके बाद जो है वो हम एपिथेलियल लेयर के जो नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये देखें तो इसके फ़ौरन नीचे कनेक्टिव टिश्यू आता है। ये जिस्म का ग्लू है, ठीक है, ग्लू कहते हैं चीज़ों को जो जोड़ने के काम आता है। तो ये जो है वो लाइनिंग को सहारा देता है ताकि मजबूत रहे, और फिर ये रास्ते मुहैया करता है। इसमें खून की नालियाँ हैं, ठीक है, और फिर असाब चलते हैं और खुराक और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं जो, और फिर वो फाजिल मादे जो वेस्ट होते हैं वो वापस ले जाते हैं। तो ग्लैंड की जगह बहुत सी ग्लैंड इसमें टिकी होती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है वो अब आती है मैदे की पावर हाउस यानी कि मसल टिश्यू। यानी मैदा ख़ास बात यह है कि इसमें 3 तहें पट्ठों की होती हैं, यानी लंबी, गोल और तिरछे रुख के काम जो है इनमें चर्निंग होती है। यानी कि चर्निंग कहते हैं घुमाव किसी चीज़ को करना, यानी कि खुराक को ज़ोर ज़ोर से मिक्स करना। इसे बारीक शोरबे जैसे मादा जिसे कायम कहते हैं उस तरह का बना देते हैं। फिर जो है वो इसका काम ये भी है कि ये पेरिस्टालसिस करता है, यानी कि जो लहरदार हरकत से खुराक को आगे छोटी छोटी जो छोटी आंत है उसकी तरफ धकेलता है, ठीक है। उसका फिर ये भी काम है कि कंट्रोल दरवाजे होते हैं, जैसे ऊपर है और एक नीचे होता है। ऊपर वाले को यानी कि जो अपर स्फिंक्टर शायद कहते हैं, और नीचे वाले को लोअर स्फिंक्टर। और ये जो है वो खुराक ताकि सही वक्त पर आए, यानी कि एक कंट्रोल सिस्टम है। तो फिर इसके बाद जो है वो सबसे बाहर वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मैदे को कवर करता है। जैसे आप सिरोधा समझ लें कि ये हिफाजत और लचक मतलब महफूज करता है। इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे स्टमक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए, लेकिन आप अगर समझ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट ही है इसमें। तो मैदे को दूसरे दांत से रगड़ने पर स्लिपरी सतह देती है, ठीक है, हिफाजत करते हैं, उसकी लचक देते हैं ताकि रगड़ से नुकसान ना हो। तो इसलिए ये मैदे को अपने मकाम पर भी लगाए रखती है, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू यानी आउटर कवरिंग है। तो ये कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती बल्कि दुआ और अल्लाह की मदद से भी मिलती है। तो दुआ किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तिरमिज़ी की हदीस है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जब अल्लाह ताला से दिल से दुआ करता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी तकदीर में नरमी और आसानी भी पैदा कर देता है। तो दुआ इंसान की मुश्किलात को टाल देती हैं और ज़िंदगी में जो है वो नई राहें खोल देती हैं। अभी आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह बहुत सारी राहें खुलनी हैं, तो इन जो है वो दुआ को लाजमी किया करें, साथ साथ मेहनत के कि अल्लाह हमारी मेहनत को जो है वो रायगा ना कर, ठीक है। तो यहाँ पर एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको भी आपने यानी कि स्टमक को, आर्गन को जिस तरह हमने डिटेल में पढ़ा, तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि सबको फ़ायदा हो।
याद रखें, इल्म फैलाना भी सदका है और हम सब ने मिलकर इल्म भी हासिल करना है और दूसरों तक पहुंचाना भी है। तो मेहनत करें, दुआ करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपकी कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक इतना ही, बाकी अल्लाह हाफिज़।